पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस का पीटी 365 जो कि गाइस पूरी तरह डेडिकेटेड है। जो भी बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम 2024 का देने जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे जो भी आपके आने वाले स्टेट एग्जाम्स हैं, उस प्रोस्पेक्ट में इकोनॉमी सेक्शन के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले गाइस इकोनॉमी का मैंने टॉपिक उठाने जा रही हूँ आज, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें हम पहले पढ़ने जा रहे हैं जीडीपी का एस्टिमेशन इंडिया में कैसे कैलकुलेट होता है, उसको जानते हैं आज। देखो, पहली बात तो आपको ना जीडीपी की ग्रोथ रेट है अप्रैल जून की पीरियड की, जो कि 7.3% थी। ठीक है, अब प्रेजेंट कैलकुलेशन जो जीडीपी की होती है उस पर ध्यान दो। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी आपको पता होगा। रियल जीडीपी से हम क्या करते हैं, दो, जैसे कि रियल जीडीपी मान लो निकालना है तो हमने एक बेस ईयर लेते हैं जो हमारा 2011 से 22-12 तक का है। उसमें हम क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं। ठीक है, जीडीपी निकालते हैं बेसिकली बेस ईयर के कंपैरिजन में। और याद रखो, रियल जीडीपी ही एक ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमी की कंडीशन बताने के लिए, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करंट प्राइसेस को ही सिर्फ देख के बता देता है कि भाई पर्टिकुलरली जीडीपी में या इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ आई है। अब ना एक कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं है बल्कि आपका नॉमिनल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी अपॉन रेशो में लगा लो रियल जीडीपी, उसी को हम कहते हैं आपका दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर, रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, ध्यान रखना। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर से पता क्या चलता है? देखो, मेन मकसद तो हमें समझना ही है ना, फॉर्मूले के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि ये करता क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर हमें ये बताता है कि रिवील ये करके बताता है कि कितना इंक्रीज हुआ है जीडीपी में। क्या ये हायर प्राइसेस की वजह से हुआ है रादर देन, और ये बताता है कि इंक्रीज जीडीपी में इसलिए हुआ है क्योंकि हायर प्राइसेस थे, आउटपुट बढ़ने से नहीं हुआ। बात समझ रहे हो? तभी इसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। तो यहाँ पर जीडीपी बढ़ी तो सही, लेकिन क्यों बढ़ी? क्योंकि हायर प्राइस हो गए थे, महंगाई बहुत थी, इंक्रीज नहीं हुआ आउटपुट के अंदर। अच्छा, अब जिन भी बच्चों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है क्लास 12 की, तो उन्होंने डेफिनेटली नेशनल इनकम निकालना, जीडीपी निकालना सीखा होगा। 3 मेथड उसमें सिखाए गए हैं किताब के अंदर, प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच और आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच में क्या करते हो, आप हर स्टेज का वैल्यू एडेड चेक कर लेते हो निकाल के। इनकम अप्रोच में आप ये निकाल लेते हो कि कितना टोटल ऑफ इनकम आपकी अर्न हुई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। एक्सपेंडिचर में आप ये देखते हो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में कितना खर्चा आया, उसे एक्सपेंडिचर अप्रोच निकालते हो। तो ड्यू टू वेरिएशन डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग कुछ कुछ गैप रह जाते हैं इन प्रोसेसेस के अंदर भी, इन अप्रोचेस के अंदर भी। तो क्या करें फाइनल कैलकुलेशन के लिए, तो 2014-15 में ही, 2015 में बेसिकली एक सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट को निकाला। सबसे पहले उन्होंने बेस ईयर चेंज किया, 2004 से 5 से बनाकर 2011-12 किया, क्योंकि बेस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेस ईयर का मतलब है कि आप जो ईयर ले रहे हो उसको पीरियोडिकली रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते रहते हैं। तो इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर जानने के लिए सही बेस ईयर लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी का जो बेस ईयर वो चल रहा है वो याद रखना 2011 से 12 का चल रहा है। न्यू सीरीज में निकालेंगे तब देखेंगे। अभी देखो कॉन्सेप्ट क्या आया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि जीडीपी किसी भी, वाई जीडीपी इज नॉट अ गुड वेरी मार्कर टू मेजर डेवलपमेंट। क्यों जीडीपी को गुड मार्कर डेवलपमेंट का नहीं माना जाता है ना? उसका कारण जानते हो क्या है? अब आपने देखा वैल्यू एडेड मेथड देखा, प्रोडक्शन मेथड देखा, इनकम मेथड देखा, एक्सपेंडिचर मेथड देखा, कहीं पर भी आपको पता चला कि एक्सटर्नलिटीज को अकाउंट में डाला हो? एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है कि कोई क्राइम हो गया है, कोई पोल्यूशन हो गया है, कोई इनइक्वालिटी से, मतलब जीडीपी अगर मान लो आपकी कंट्री की बड़ी अच्छी है लेकिन फिर भी जेंडर गैप है, फिर भी क्राइम बहुत हो रहा है सोसाइटी में, एक आप समझ लो कि एक ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पर हैप्पीनेस प्रिवेल कर रही हो, तो ऐसी सोसाइटी को आप कैसे कह सकते हो कि इकोनॉमिकली बड़ी ग्रोथ कर रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ करने का फायदा क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े ना। तो डिप्लीशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो भी आपने कहीं उस बात को नोट नहीं करा। फिर आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को एकदम ही नकार करके चलते हो, फैमिली बॉन्डिंग को नकार के चलते हो। जीडीपी निकालते वक्त आप सोशली नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ इंक्लूड करते हो और खाली जन इकोनॉमिक आप आउटपुट निकाल लेते हो। मतलब एग्जाम्पल का तौर पे आप कह सकते हो, जो भी मनी आप स्पेंड करते हो ऑन द रिपेयर वर्क, मान लो ट्रेन क्रैश कर गई, इज काउंटेड इन जीडीपी। तो जीडीपी ऑल्सो इंक्लूड सोशली नेगेटिव एक्टिविटीज, नॉन इंक्लूजन है सोशल एस्पेक्ट्स का, हेल्थ नहीं दिखाते आप, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे नहीं दिखाते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो
अल्टीमेटली जो करंट जीडीपी कैलकुलेशंस के चैलेंजेस पता है क्या क्या है? डेटा बहुत आउटडेटेड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अकाउंटिंग हो रही है, वो प्रोडक्टिव वर्क को बिल्कुल एक्सक्लूड करते जा रहे हैं, लाइक हाउस होल्ड वर्क ही नहीं है बेसिकली, उसको आपने कुछ नकारा हुआ है। वुमेन भी तो काम कर रही है, हाउस होल्ड वर्क का भी तो कोई कैलकुलेशन होना चाहिए, वो है ही नहीं। तो हमारे जीडीपी के ये सारे चैलेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एमपीआई। अब नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? देखो नीति आयोग ने इसके पीछे एक ना पेपर भी टाइटल किया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06, ठीक है, वाला ईयर लेकर और इसमें एस्टिमेट कराया। अब कह रहा है देखो हमारे यहाँ पता है क्या है, पॉवर्टी हेड काउंट रेशो जो है वो भी डिक्लाइन कर गई है। अब आपको पता ये होना चाहिए कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशो क्या होती है, कि देखो आपको ना टर्म सारी इकोनॉमी की पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ बड़ी है क्या चीज़ नहीं बड़ी है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो पॉवर्टी हेड काउंट रेशो का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आपके देश की जो बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन के रहती है, उसी को हम कहते हैं पॉवर्टी हेड काउंट रेशो। ध्यान में रखना मेरी बात। तो वो डिक्लाइन हुआ है, मतलब 29.17% से 11.23% हुआ है, यानी कि 24.82 करोड़ जो इंडियंस है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, अगर आप लास्ट 9 ईयर्स में देखा होता है। इंटेंसिटी जो पॉवर्टी की है वो भी कह रहा है डिक्लाइन हुई है। फिर पेस ऑफ डिक्लाइन पॉवर्टी हेड काउंट रेशो का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कह रहा देखो अब आपको ना क्वेश्चन मान लो आ जाए कि मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, कह रहे आपको ना रिडक्शन देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगी कहाँ पर, कह रहे बहुत ज़्यादा बीमारू स्टेट्स में बहुत होता था, पॉपुलेशन ऐसी बहुत थी जो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स का शिकार हो गई थी। अब देखो ये शब्द बड़ा आ रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पुअर, इसको क्या मानते हो आप, कौन होते हैं मल्टी डायमेंशनल पुअर? तो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी का मतलब है कि आप ना पॉवर्टी फिगर जो पॉपुलेशन का देख रहे हो, एक तो वो भी देख रहे हो, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों से देखना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब है कि आप परसेंटेज ऐसा निकाल के देखो कि जो हाउस होल्ड है उसकी मॉनेटरी पॉवर्टी यानी उसको फाइनेंशियली दिक्कत कितनी है, एजुकेशन वाइज उसको कितनी प्रॉब्लम है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है नहीं है या नहीं है। तो यानी कि मल्टी डायमेंशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी की हमें क्या करना है, कंप्लीट पिक्चर पॉवर्टी की कैप्चर करके बतानी है कि कितनी है। तो कह रहा है यूपी बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान में बहुत फास्टेस्ट तरीके से देखने को मिल रहा है कि मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग अब कम होते जा रहे हैं। 12 इंडिकेटर्स हैं, जैसे कुकिंग, फ्यूल, हाउसिंग, आपका डेप्रीवेशन लेवल हाईएस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, चाइल्ड एडोलेसेंस वाली मोटेलिटी। अब ये ना देखो यहाँ पता होना चाहिए, जैसे ही मान लो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो स्टेट्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है मल्टी डायमेंशनल पुअर की पॉपुलेशन का रिडक्शन कहाँ हो रहा है। फिर ऐसे 12 इंडिकेटर्स, जैसे कुकिंग फ्यूल है, हाउसिंग है, यहाँ पर हाईएस्ट डेप्रीवेशन है, लेवल ऑफ डेप्रीवेशन का। फिर चाइल्ड एडोलेसेंस मोर्टेलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैंक अकाउंट है, यहाँ पे लोएस्ट डेप्रीवेशन लेवल्स है। इंडिया बिल्कुल ट्रैक पर है ऐसा कहा जा रहा है। कह रहा है कि इंडिया अगर एसडीजी टारगेट 1.2 यानी कि जहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें बाय एटलीस्ट हाफ। अब इस तरह के फैक्चुअल डेटा आपके दिमाग में ज़रूर होने चाहिए वाइल सॉल्विंग प्रीलिम्स का मॉक पेपर। मैं आज एक क्वेश्चन डाल भी दूंगी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रिलेटेड, आप उसको भी करके देखना। तो इंडिया जो है वो ट्रैक पर है, ऐसा बोला जा रहा है कि एसडीजी टारगेट 1.2 में तो इंडिया ट्रैक पर है। अभी तक हमने हाफ कर ली है और आगे भी हम बाय 2030 हम खत्म कर लेंगे। अब इसके बाद नेशनल एमपीआई होता क्या है, कहला पहली बार रिलीज किया गया इसको 2021 में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर आप फोन उठाओ वहाँ के डेटा के अकॉर्डिंग इसको निकाल दिया गया। कह रहा फिर गवर्नमेंट के ग्लोबल इंडाइसिस हैं रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ को लेके, वो लिया गया। नीति आयोग इसकी सबसे रूरल एजेंसी है जो इंडिया की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करती है। अब यहाँ पर एक एल्कायर फास्टर करके एक मेथड है जो क्या करता है, इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी पॉवर्टी की दोनों चेक करता है। तो पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एल्कायर फोस्टर मेथड है वो क्या करता है, ओवरलैपिंग और साइमल्टेनियस डेप्रिवेशंस को चेक करता है। और इट आइडेंटिफाइज पीपल एज पुअर और नॉट पुअर, किसके बेसिस पर, कि डुअल कट ऑफ काउंटिंग मेथड के थ्रू ये चेक करके निकाल लेते हैं कि इंटेंसिटी। देखो आप समझ रहे हो ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आप ब्रेथ भी चेक करते हो और डेप्थ भी चेक करते हो कि पॉवर्टी का इंसिडेंस कितने दिखाई दे रहे हैं और कितनी इंटेंसिटी में दिखाई दे रहे हैं। दोनों मेथड्स को निकालने के लिए एल्कायर फास्टर फोस्टर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब सब इंडाइसिस क्या है नेशनल एमपीआई के,
तो नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स का सबसे पहले है हेड काउंट रेशो, यानी कि हाउ मैनी आर पुअर। पहले तो हेड काउंट रेशो ही निकाली जाए ना कि कितने हम पुअर हैं। तो proportion of multidimensionally poor in the population is arrived at by dividing the number of multidimensionally poor person by the total population। तो हेड काउंट रेशो में आपने क्या निकाला, आपने चेक करा कि आपने नॉर्मल पॉपुलेशन निकाली और उसमें डायमेंशनली पुअर पर्सन को डिवाइड करके देखा। इंटेंसिटी का मतलब है हाउ आर द पुअर, पुअर कितने लेवल पे पुअर है उसको निकाला आपने, उसकी इंटेंसिटी को चेक करा। फिर एमपीआई को अराइव कैसे करते हो, जब हेड काउंट रेशो और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाता है किस डिग्री पर एमपीआई की वैल्यू आ रही है। तो इंडिकेटर्स हैं एमपीआई के मॉडल को निकालने के लिए, 10 ओरिजिनल मेथड है जिससे निकाला जाता है। नेशनल एमपीआई मॉडल में ध्यान रखना 10 ओरिजिनल इंडिकेटर्स हैं जिसके तहत ये निकाला जाता है। एक हेल्थ है, न्यूट्रिशन उसमें चेक करना पड़ेगा, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, अंडर नरिश तो नहीं है कोई, चाइल्ड एडोलेसेंस, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे के सारा डेटा निकाला जाता है जब मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को देखते हैं हम। तो ऐसे ही ध्यान रखना 2023 में जब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया 2023 में, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है। तो याद रखना यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करता है, किसके साथ मिलके, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव सिंस 2010 से ये रिपोर्ट निकाल रहा है। और इसमें क्या करता है, 110 कंट्रीज को 10 इंडिकेटर्स में उनके डेप्रीवेशन को ट्रैक करता है। कह रहा 1.1 मिलियन पीपल 110 कंट्रीज में आज भी मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, और नियरली 2/3 जितने भी पुअर हैं वो ज़्यादातर रहते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज में या लो इनकम कंट्रीज में, क्योंकि उनका एमपीआई 10% के आसपास है। समझ रहे हो, तो याद रखना कौन इंडिकेटर निकालता है ये ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और ध्यान रखो जितने भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उसको नोट डाउन कर लो। अगर नोट डाउन करा हुआ है तो उसको रिवाइज करते रहो कि ये फैक्ट्स पेपर में पूछे जाएंगे तो आप उसको हैंडल कर पाओगे, कैसे कर पाओगे वो ज़रूर चेक कर लेना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर बात की जाए तो वाई इज इट इन द न्यूज़, तो गवर्नमेंट ने 2.73 लाख करोड़ टैक्स पेयर्स को सेव करा है मनी देने से। अब देखो ये कह रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया ना, कि लोगों को स्कीम के तहत अगर पैसा पहुंचाना है तो वो सीधा उनके अकाउंट में आएगा, चाहे कैश ट्रांसफर हो, चाहे वो इन काइंड ट्रांसफर हो, चाहे वो दूसरे ट्रांसफर्स हो। कह रहा है सारा का सारा पैसा टारगेटेड बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा। कह रहा है इससे जानते हो क्या हुआ, इससे ये हुआ 2.73 लाख करोड़ गवर्नमेंट का टैक्स पेयर पैसा बचा, बोगस अकाउंट्स हट गए क्योंकि। तो डीबीटी ने क्या करा है, अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी और पिल्फरेजेस को हटाया है। और ये रोल आउट हुआ 2013 में सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में, लेटर उसको पूरा 2014 में बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर दिया गया। नोडल एजेंसीज कौन थी, कैबिनेट सेक्रेटरीज में बैठती थी, काम करती थी डिस्बर्समेंट वगैरह करना का काम। आधार की रिक्वायरमेंट थी, तो आधार नॉट मैंडेटरी डीबीटी स्कीम्स, आधार प्रोवाइड्स अ यूनिक आइडेंटिटी एंड यूजफुल टारगेटेड इंटेंडेड बेनिफिशियरी। आधार इस प्रेफर्ड करा जाता है, बेनिफिशियरी को इनकरेज करा जाता है कि वो आधार यूज करे, लेकिन ध्यान रखना डीबीटी के अंदर आधार मैंडेटरी नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चन में डीबीटी पे, मान लो डीबीटी पे पूरा क्वेश्चन आ गया, उसमें 4 स्टेटमेंट आपको दे दी और एक स्टेटमेंट में हल्का सा डाल दिया आधार इज मैंडेटरी इन डीबीटी स्कीम्स, तो अपने कान नाक उस वक्त खोल के रखना, आंखें अपनी कान ध्यान से इसलिए सुन लो कि आधार मैंडेटरी नहीं होता है डीबीटी स्कीम्स के लिए। की इनेबल्स क्या है डीबीटी में, क्या आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, कह रहे जनधन आधार मोबाइल की ट्राइनिटी में यूज करा गया, लीकेज प्रूफ वेल टारगेटेड कैशलेस टाइमली मैनर में ताकि पहुंच सके, बिजनेस के कॉरेस्पॉन्डेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डोर स्टेप पे लोगों को पहुंचे बेनिफिशरीज को, पेमेंट बैंक्स के लिए पेनिट्रेशन लेवल जो फाइनेंशियल सर्विसेज का था वो इंक्रीज हो जाए, मोबाइल मनी के लिए कि इकोसिस्टम जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन्स का वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए, तो मोबाइल मनी आ जाए। ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए ही बेसिकली करा गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वाई इज इट इन द न्यूज़, देखो रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट अनाउंस किया ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि 2 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी स्कीम दी जाए। लखपति स्कीम जानते हो क्यों दी जा रही है, लखपति स्कीम इसलिए दी जा रही है ताकि माइक्रो एंटरप्राइजेज जो वुमेन खोल के बैठी हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में या कहीं पर ऐसा, ताकि वो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा रिलीज करने के लिए, नारी शक्ति अगेन है ना।
होना भी चाहिए भाई। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए इनको 2 करोड़ वुमेन्स को दिया जा रहा है, इस पे पूरा स्कीम पे पैसा लगाया जा रहा है। अब मान लो स्कीम पे तो आपका एक दो क्वेश्चन पक्के हैं, जिस भी पेपर को उठाओगे गवर्नमेंट स्कीम आएगी आएगी। और अब गवर्नमेंट स्कीम वैसे नहीं आती है, आपको पता स्टेटमेंट के साथ लिखी हुई आएगी। बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्च कब हुई? लखपति दीदी स्कीम 2023 में आती है, मिनिस्ट्री है इसके पीछे रूरल डेवलपमेंट की। उसका काम है रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कि वो ना उनकी वुमेन्स को बेसिकली ट्राई करती है कि उनको हर साल 1 लाख रुपीज देगी, लेकिन किनको? रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन को 1 लाख रुपए पर एनम दिया जाएगा, ताकि वो अर्न कर पाए एटलीस्ट 1 लाख पर एनम। तो पैसा वगैरह दिया जा रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है ये। इसमें वुमेन को ट्रेन किया जाएगा प्लम्बिंग में, लेड बल्ब मेकिंग में। ऐसे ऐसे देखो, वुमेन को पहले ट्रेन किया जा रहा है, स्किल दी जा रही है, और इतनी स्किल दी जा रही है कि वो एटलीस्ट एक साल में 1 लाख रुपए तो कमा ले। बात समझ रहे हो। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सुना आपने, क्या होता है? विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कमेटी। इसमें 10 से 20 जो लोकल वुमेन होती हैं वो आके बना लेती हैं। वॉलंटरी है नेचर में। इंडिया में 1.2 करोड़ एसएचजीज हैं, इसमें 88% वुमेन बेस्ड है। अब ये डेटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ना। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को छोटा मोटा मत समझना। कह रहे इसके सक्सेस स्टोरी कुदमश्री केरला में, जीविका बिहार में, महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र में, लूम्स ऑफ लद्दाख, कह रहे ये बड़े फेमस हैं। ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर सभी मेंबर्स को लोन वगैरह अगर कभी जरूरत पड़े तो प्रोवाइड करना। तो अल्टीमेटली सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन दे रहा है। 100 हाउस होल्ड्स को हेल्प करता है पैसे के लिए मामलों में। 84% वुमेन यहाँ एम्पावरमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है, पॉवर्टी से वो एलिवेट होना शुरू करती हैं, उनकी सेविंग बढ़नी शुरू होती है, उनका इनफॉर्मल लोन जो वो जाके मनी लेंडर से लेती थी और बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट पे पैसा वो छीनते थे उनसे, वो सब बंद होगा। तो मेजर इनिशिएटिव ऐसे क्या क्या गवर्नमेंट ने लिए जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रमोट हो? तो याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, अंत्योदय योजना, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, महिला किसान संगठन सशक्तिकरण परियोजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, वुमनिया इनिशिएटिव एक है। ये सारे इनिशिएटिव इसीलिए लिए गए हैं ताकि इनको करा जाए। एक आपका सेक्टर स्कीम है, ड्रोन्स प्रोवाइड करेगा आपके वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो ये सारा का डेडिकेशन पता है क्यों है? डेडिकेशन ये इसी वजह से है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है वो इससे कनेक्ट हो। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट से भी जोड़ा गया। कह रहे रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री थी, बैंक लोन दिया गया 7.68 लाख करोड़, ताकि जो है वो एक्सेस किया जा सके। और इसमें क्या है, अल्टीमेटली सेविंग लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल है, नाबार्ड ने लॉन्च किया 1992 में। इस प्रोग्राम में क्या करा जाता है, बैंक्स को बोला जाता है भाई आप ओपन सेविंग अकाउंट खोल दो, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले आ रहे हैं ना लोग, उनको सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको वगैरह एक्सेस करने का मौका दो। तो ट्रेनिंग सेंसिटाइज करना, बैंक ब्रांच मैनेजर्स को ट्रेनिंग पोजिशनिंग करना, सब किया जाता है। ये फेस प्रोग्राम चलाया गया था 1990 से आपके 2005 तक। नाबार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था, फिर आरबीआई आया इसमें, फिर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया, टारगेटिंग से इंडिविजुअल से ग्रुप ओरिएंटेड लैंडिंग अप्रोच रखी। तो मतलब इस तरह से इस पर काफ़ी सारा काम हुआ है। अब देखो इंडिया में माइक्रो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझते हो ना, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क सिस्टम हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और 2009 से ही आया हुआ है। तो बहुत अम्ब्रेला बॉडी की तरह काम करते हैं। माइक्रो फाइनेंस का याद रखना फाइनेंशियल सर्विसेज है जो हम ना लो इनकम इंडिविजुअल्स को देते हैं, ताकि वो ट्रेडिशनल बैंकिंग को छोड़ के अब सीधा अच्छी एक फाइनेंशियल सर्विस वाली बैंकिंग में आए और उस पर अपना आराम से उस पर अपना सेविंग्स करें और अपना लोन्स वगैरह एक्सेस करें, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए प्लीज़ इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्विक रिवीजन सीरीज का मतलब ही यही होता है कि आपकी पूरी तरह से हेल्प हो जाए। अब देखो 1 घंटा पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। जस्ट लिसन द वीडियो ट्वाइस और थ्राइस। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन यार खोला ही हुआ है हमने, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।